तो फाइनली आप लोगों ने रिएक्ट जेएस को सीखने का मन बना ही लिया है। तभी आप लोग ये ढूंढ रहे हैं कि रिएक्ट जेएस को आने के पहले हम लोगों को कितनी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। सो ये वीडियो आप लोगों को स्टार्ट से लेकर एंड तक ये बताएगा कि जावास्क्रिप्ट में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों की रिएक्ट जेएस को सीखने की जर्नी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को रिएक्ट जेएस के लिए स्टार्ट से एंड तक जितनी भी जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है वो इन डिटेल्ड मिल जाएगी, जिसमें हम लोग वेरिएबल्स, फंक्शंस, कॉलबैक फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, एरे, क्लोजर्स, एसिंक एंड अवेट, ये सारी की सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। जितने भी सारे टॉपिक्स आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं उन सभी का डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे पहले से पड़ा हुआ है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं डायरेक्टली अपने कोड एडिटर पर और एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वार कीवर्ड, उसके बाद वेरिएबल नेम इक्वल टू अमित। ठीक है, ये हमारा सबसे बेसिक तरीका है वेरिएबल को डिफाइन करने का। बट उसके बाद ये 6 में हमें दो नए टाइप के कीवर्ड्स मिले हैं जिसे हम लोग कहते हैं लेट एंड कॉन्स्ट। सो इन दोनों कीवर्ड्स का यूज करके भी हम लोग अपने वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं और ये देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। सो लेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेट कीवर्ड, उसके बाद हम लोग क्या देंगे यहाँ पे सिटी इक्वल टू इलाहाबाद। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग अपने लेट कीवर्ड के थ्रू वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। और अगर हम लोगों को कॉन्स्ट का यूज करना है तो हम लोग कर सकते हैं कॉन्स्ट एज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 3 टाइप के वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब तीनों में अंतर क्या है कि जो हमारा वार है वो एक फंक्शनल स्कोप का कीवर्ड है, मतलब कि इसे हम लोग अगर एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं तो उस फंक्शन के बाहर हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो नेम नाम का वेरिएबल हम लोग फिर से डिफाइन कर सकते हैं। वार नेम इक्वल टू अगर अंकित करेंगे तो हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा, सेव करेंगे हमें कोई भी एरर यहाँ कंसोल में नहीं मिल रहा है। राइट, अगर हम लोग इसको सेव करेंगे यहाँ पे console.log नेम कंसोल लॉग करते हैं तब हमें इसका आउटपुट अंकित मिल जाएगा, दूसरे वाले से पहले वाला रिप्लेस हो गया है। ठीक है, बट वहीं पे अगर जो लेट है, अगर लेट में हम लोग फिर से लेट सिटी करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, एक एरर मिल जाएगा। क्या प्रयागराज अगर हम लोग इसको करेंगे तो हमें एरर मिल जाएगा कि सिटी क्या है, आइडेंटिफायर सिटी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। सो जो भी हम लोग लेट से डिक्लेयर करेंगे उसे हम लोग दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, हम लोग उस पर नई वैल्यू भले असाइन कर सकते हैं। पहले क्या था इलाहाबाद, दोबारा हम लोगों ने क्या किया प्रयागराज किया है। तो अगर अब इसको हम लोग कंसोल लॉग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सिटी पे प्रयागराज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अंतर है हमारा वार और लेट में। और जो हमारा कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट पर अगर कोई चीज़ हम लोगों ने एक बार डिफाइन कर दी है तो उस पर हम लोग दोबारा से कोई नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एज पे हमारा क्या है अभी 20 है, तो अगर हम लोग लेट सपोज यहाँ पे एज पे 21 करते हैं, अगर तब सेव करेंगे तब हमें यहाँ पे एरर मिल जाएगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। एज हमारा क्या है एक कांस्टेंट वेरिएबल है, तो इस पर हम लोग कोई भी नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों में अंतर आप लोगों को पता हो गया होगा। सो जो हमारा रिएक्ट जेएस है उसमें हम लोग मेनली लेट और कॉन्स्ट का ही यूज करते हैं। राइट, सबसे ज्यादा हम लोग कॉन्स्ट का यूज करेंगे। अगर हमें किसी एक वेरिएबल पे कोई नई वैल्यू फिर से असाइन करनी है तो हम लोग लेट का यूज करेंगे, अदरवाइज मेनली हम लोग कॉन्स्ट का ही यूज करते हैं। ठीक है, और जो हमारा लेट है वो भी हमारा क्या है ब्लॉक स्कोप है, और जो हमारा कॉन्स्ट है वो भी हमारा ब्लॉक स्कोप है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है टर्नरी ऑपरेटर। अब ये टर्नरी ऑपरेटर क्या है, अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा इफ एल्स। राइट, अगर हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं लेट एज इक्वल टू 10। राइट, अगर हम लोग यहाँ पे देना है एज इज ग्रेटर देन 10, तब हम लोग क्या कंसोल लॉग करें, एज इज ग्रेटर देन 10। राइट, एल्स में क्या यहाँ पे आना चाहिए, इज लेस देन 10। ठीक है, सेव करेंगे तो यहाँ हमें सेम आउटपुट मिल जाएगा। राइट, बट इसी चीज को हम लोग और छोटा कर सकते हैं अपने टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके। राइट, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं एज इज ग्रेटर देन 10, तब यहाँ पे हमें क्या मिल जाए कंसोल लॉग ये ग्रेटर देन 10 का ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, कॉलन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क, एंड फिर लास्ट में हमारा क्या आएगा एक कॉलन। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर भी हमारा सेम आउटपुट आएगा, एज इज लेस देन 10 एंड एज इज लेस देन 10। सो इस चीज को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं और हमारा जो कोड होगा एक ही लाइन में ये यूज हो जाएगा। इसका यूज रिएक्ट जेएस में बहुत ही ज्यादा होता है जब हमें कंडीशन के बेसिस में अपने कंपोनेंट्स में से कुछ अलग अलग एलिमेंट्स रिटर्न करने होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स रेंडर करने होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे तो लेट सपोज हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एज इज ग्रेटर देन है, ठीक है 10 है, तब क्या हो यहाँ पे डिव, सॉरी क्या हो यहाँ पे div आई एम ग्रेटर देन 10। राइट, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे क्या रेंडर हो, उसके बाद अगर ग्रेटर देन 10 नहीं है तब यहाँ पे रेंडर हो जाए आई एम
लेस देन 10। ठीक है, तो इस तरीके के आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जब आप लोग रिएक्ट.js स्टार्ट करेंगे सीखना। ठीक है, ये हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस हमारे जावास्क्रिप्ट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिएक्ट.js में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्ट.js में आप लोगों ने सुना होगा कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जो कंपोनेंट्स है रिएक्ट.js में वो और कुछ नहीं, बस एक फंक्शन है जिसके अंदर से हम लोग HTML को रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं फंक्शंस को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। फंक्शन लिखते हैं सबसे पहले ABC, उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर एक करली ब्रेसेस। तो इसके अंदर हम लोग जो भी ऑपरेशन चाहे यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज रिटर्न करना है हमें 10 + 20 रिटर्न हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसको अगर हमें यूज़ करना है तो console.log और फिर ABC। ठीक है, अगर हम इसको सेव करेंगे तो हमें यहाँ से 30 रिटर्न होगा और यहाँ पे मिल जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल तरीका रिटर्न करने का फंक्शन। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन की, क्योंकि फंक्शन एक्सप्रेशन ही बहुत ही ज़्यादा यूज होता है रिएक्ट.js के अंदर। फंक्शन डिक्लेरेशन बहुत कम यूज होगा। ठीक है, तो अब फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। लेट्स सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, कॉन्स्ट सम इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, अब यहां से हम लोग सेम चीज रिटर्न करते हैं 20। ठीक है, अगर अब हम लोग इसको एज अ फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पे, तब ये भी हमारा एज अ फंक्शन ही यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ABC को भी यूज करते हैं और सम को भी यूज करते हैं, तब दोनों ही केस में हमारा आउटपुट सेम आएगा, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, बट ये फंक्शन डिक्लेरेशन है और ये फंक्शन एक एक्सप्रेशन है। और इसे हम लोग एक एनोनिमस फंक्शन भी कह सकते हैं। इस एनोनिमस फंक्शन को हम लोगों ने एक वेरिएबल पे असाइन कर दिया है और फिर उसको हम लोग एज अ फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फंक्शन। अब इसके बाद जो हमारा ES6 है, जो नया ES6 आया, उसमें एक नए टाइप का फंक्शन डिक्लेरेशन आया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एरो फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें बदल गई, जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्ट एडिशन का फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, एडिशन इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग जो फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन कीवर्ड का यूज ना लिख करके डायरेक्टली पैरेंथेसिस लगाते हैं और उसके बाद एक एरो बनाते हैं, फिर वहीं पे हम लोग अपना कर्ली ब्रेसेस लिख देते हैं। ठीक है, और अगर अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं 20 + 20। ठीक है, 20 + 20 हमने यहाँ से रिटर्न किया, और तब अगर हम लोग इसको कॉल करें यहाँ पे, तब भी हमारा आउटपुट सेम आएगा। 20 + 20 क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, सो ये हमारे 3 तरीके हैं फंक्शन को डिक्लेयर करने का और उन्हें यूज करने का। सब ज्यादा हम लोग एरो फंक्शन का यूज करते हैं अपने रिएक्ट.js के अंदर। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक ही लाइन है इसको रिटर्न करने के लिए, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे कोड के यहाँ से हटा सकते हैं और सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 20 + 20 करेंगे, तब पर भी हमारा क्या होगा, आउटपुट सेम आएगा, 40 आएगा। यहाँ पे ऐड होके ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला हमारा इसका बेनिफिट। और दूसरा बेनिफिट है, लेट सपोज हमें यहाँ से क्या पास करना है, एक वेरिएबल पास करना है, एक आर्गुमेंट पास करना है। लेट सपोज हमने यहाँ पे से 30 पास किया और हमने यहाँ पे रिसीव किया वैल्यू। ठीक है, वैल्यू हमने यहाँ पे रिसीव किया। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेव किया, अभी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका एक और बेनिफिट कि अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो हम लोग कर सकते हैं, इस जो पैरेंथेसिस है इसको यहाँ से हटा सकते हैं, तब पर भी हमारा आउटपुट सेम होगा और फंक्शन हमारा पूरी तरीके से सही तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे इस वाले एरो फंक्शन को यूज करने के लिए, और सबसे ज्यादा हम लोग इसी को यूज करेंगे अपने रिएक्ट.js के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्स्ट का यूज किया है। हम लोग चाहें तो यहाँ लेट का भी यूज कर सकते हैं, राइट। हम लोग यहाँ पे वार का भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो बट हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे कॉन्स्ट का, क्योंकि अगर हम लोगों ने फंक्शन को एक बार किसी नाम से डिक्लेयर कर दिया है तो हम नहीं चाहते हैं कि वो फंक्शन क्या हो, एक दूसरे नाम से रिप्लेस हो जाए। इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कॉन्स्ट का। अगर हम लोगों ने इस पर कोई नई वैल्यू असाइन की है बाई मिस्टेक, तो हमें वहीं पे एरर मिल जाए। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या बात करी कि जो हमारे फंक्शन होते हैं वो एज ए कंपोनेंट ही होते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, फंक्शन कॉन्स्ट माई फंक्शन। ठीक है, माई फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस लगाए। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न डिव। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम रिएक्ट.js के अंदर एक फंक्शन में से HTML को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये काम नहीं करेंगे, बट जब हम लोग इसको रिएक्ट.js के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से काम करेगा ये। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट है JSX का। ठीक है, वो हम लोग रिएक्ट.js वाले कोर्स में अपना पढ़ेंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने फंक्शन में से एक HTML को भी रिटर्न कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, एक कि हमारा जो फंक्शन है वही हमारा एक कंपोनेंट है React.js के अंदर, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम लोग इसको क्लोज करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, एरे एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरे की। एरे क्या होते हैं? अब एरे क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स थे तो हम लोग एक वेरिएबल पे एक ही वैल्यू असाइन कर पाते थे, बट जो हमारा एरे है एक वेरिएबल पे हम लोग मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका, कॉन्स्ट नंबर्स, राइट। नंबर्स अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, हम लोग यहाँ पे असाइन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं 10, 20, 30। सो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज एक ही पे असाइन कर सकते हैं। इसको अगर कंसोल लॉग करेंगे यहाँ पे, तब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नंबर मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। सो ये हो गया। अगर इसे हमें करना है एक स्ट्रिंग इसमें असाइन करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई फ्लोटिंग वैल्यू असाइन करनी 10.25 करना है, तब हम लोग इसको 10.25 भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एरे का यूज करते हैं, एरे को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब एरे के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने React.js के अंदर, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि अब इस एरे में से अगर हमें अपनी इन वैल्यूज को एक एक करके फेच करना है, तब हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लूप का यूज, ठीक है। हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर लूप का यूज, फॉर लेट i इक्वल टू 0 से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद करते हैं क्या, i इज लेस देन नंबर डॉट लेंथ, ठीक है, i प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया। अगर हमें यहाँ पे इसको कंसोल लॉग करना है, एक एक इसके वैल्यूज को हम लोग यहाँ कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग नंबर, इसके बाद इसके अंदर आई, ठीक है। अगर इसको आप सेव करेंगे, अभी तक जो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू मिल रही थी, अब हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, एक एक करके सेपरेट मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एरे के अंदर की वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं, राइट। बट जब हमारे पास बात आती है React.js की, तब हम लोग वहाँ पे फॉर लूप का यूज नहीं करते हैं, मीन्स बहुत ही रेयरली करेंगे जब हमें बहुत ही कोई स्पेसिफिक कंडीशन मिलेगी तब। बट जनरली हम लोग मैप का यूज करेंगे, या फिल्टर का यूज करेंगे, या फिर रिड्यूस का यूज करेंगे। वो कौन कौन से मेथड है हमारे, डॉट मैप, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, डॉट फिल्टर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है डॉट रिड्यूस का, ठीक है। ये तीनों मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं जब हम लोग React.js की बात करते हैं एरे के लिए, ठीक है। अब ये देखते हैं ये क्या होते हैं और इसको यूज क्यों करते हैं, ठीक है। इसको कैसे यूज हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर डॉट मैप फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा आइटम, जिसपे हमें एक एक करके हर एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आप कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग आइटम, ठीक है। अगर तब इसको हम लोग सेव करेंगे तभी हमारा आउटपुट सेम होगा। ये जो आइटम है, इस आइटम पे जितनी बार ये लूप चलेगा उस पर हमें एक एक करके इसकी वैल्यू मिलती हुई चली जाएगी। तो सबसे पहले हमें 10 मिलेगा, फिर अमित मिलेगा, फिर 10.25 मिलेगा। अगर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, अंकित, ठीक है, तब क्या होगा, अंकित, अमित और 10.25 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एक एक करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैप का यूज करते हैं। अब मैप का यूज सबसे ज्यादा क्यों होता है हमारे React.js में, क्योंकि जो मैप है वो बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को कुछ यहाँ पे होल्ड करते, किसी एक वेरिएबल पे नम पे इसको होल्ड करते हैं और इसको तब सेव करते हैं, ठीक, कंसोल डॉट लॉग नाम, ठीक है। अगर सेव करेंगे हमें 3 बार अनडिफाइंड मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग फंक्शन में से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन में से अनडिफाइंड रिटर्न होगा, ठीक है। ये हमें पता है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि React.js जब भी चीज़ों को रेंडर करता है तब वो एरे के फॉर्म में ही रेंडर करता है, ठीक है। अगर हम लोग एक एरे के अंदर 10 डिव React.js को दे देंगे तो 10 डिव का जो आउटपुट होगा HTML के फॉर्म में, वो हमें वहाँ पे आउटपुट उसका दे देगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग मैप का यूज सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपना फिल्टर की। फिल्टर क्या होते हैं? सो फिल्टर का यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग कंडीशन के बेसिस पे कुछ चीज़ें एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें एलिमिनेट मतलब कि अगर हम लोग इसको कर देते हैं यहाँ पे इंटीजर्स, ठीक है, 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए कि जितनी भी वैल्यूज 10 से बड़ी हैं वही हमें इस नम के अंदर चाहिए। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ आइटम इज ग्रेटर देन 10, तभी क्या हो, रिटर्न यहाँ पे आइटम हो, ठीक है।
यहाँ पे तभी रिटर्न आइटम हो, ठीक है, तब सेव करेंगे। तब इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज 10 से बड़ी हैं वही इसके अंदर प्रिंट होके आ रही हैं। अब इसके बाद बात आती है रिड्यूस की। सो रिड्यूस का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, उसका वीडियो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे के टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको यहाँ से हम लोग हटाते हैं। अब हम लोग इसको करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास एरे थे तो एरे के अंदर भी हम लोग मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर पाते थे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी हमारा सेम है, मल्टीपल वैल्यूज हम लोग होल्ड करेंगे एक ऑब्जेक्ट के अंदर। बट अब क्या है ऑब्जेक्ट के अंदर कि हम लोगों के पास की एंड वैल्यू नाम का एक पेयर है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हम लोग लेते हैं कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या देंगे, नेम, और क्या दे देंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो जो हमारा ये नेम है ये हमारी क्या है, की है, और ये क्या है, हमारी एक वैल्यू है, तो इसे हम लोग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देते थे एज 20, ठीक है, सिटी प्रयागराज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रिंट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे console.log पर्सन, ठीक है, ये तो हो गया हमारा पूरे के पूरे पर्सन का यहाँ पे प्रिंट हो गया। बट अगर इसके अंदर के एक एक वैल्यू को हमें चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पर्सन डॉट नेम करेंगे तो नेम प्रिंट हो जाएगा, एज करेंगे तो एज प्रिंट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे सिटी करेंगे तो यहाँ पे सिटी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट में से हम लोग एक एक वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट का भी यूज हमारे रिएक्ट.जेएस में बहुत ही ज़्यादा है। सो इसके हम लोग कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं, कुछ इसके टिप्स देख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास, यहाँ पे नेम पे हमने अमित असाइन कर दिया है, राइट। तो जो यहाँ अमित है ये हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल पे है, ठीक है, कॉन्स्ट नेम इक्वल टू अमित है, ठीक है, ये अमित है इस पे नेम पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ नेम के आगे अगर इस वाले नेम वाले वेरिएबल को यहाँ पे डाल देते हैं तब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सेम वैल्यू मिलेगी, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे नेम करते हैं तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी जो कि अभी तक मिल रही थी, राइट। लेट्स सपोज हमारे पास 10 वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज को हमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर डालना है, ठीक है। तो ये काफी टीडियस टास्क हो जाएगा, राइट। इस तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे क्या कॉन्स्ट एज इक्वल टू 20 है, राइट, तो हमें क्या यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एज भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरीके से अगर हमारे पास 20 वेरिएबल्स है तो हमें 20 के लिए ऑब्जेक्ट के अंदर डालने के लिए एज इक्वल टू एज, नेम इक्वल टू नेम करना पड़ेगा, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट हैंड तरीका है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड ऑब्जेक्ट असाइनमेंट। सो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सो इस वाले नेम को हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, मीन्स इस कॉलम का जो भी नेम है हम लोग उसको यहाँ से हटा सकते हैं। अगर तब इसको सेव करेंगे तभी हमारा आउटपुट सेम आएगा। उसी तरीके से हम लोग यहाँ से एज को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तब हम लोग यहाँ पे पर्सन को प्रिंट करेंगे तभी हमारा आउटपुट सेम आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से अगर हमारे पास एक वेरिएबल है और उसी नाम का अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, ठीक है, अगर हमारे पास एक वेरिएबल का नेम है और उसी नाम की हमें एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तब हम लोग डायरेक्टली उस वाले वेरिएबल को अगर कॉमा लगा के उस ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देंगे तो उस टाइप की एक प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सो इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जिस नाम का वेरिएबल होगा उसी नाम की प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा एक तरीका। अब क्या करते हैं हम लोग इसको यहाँ पे नेम पे अमित लगा देते हैं, अमित कर दिया यहाँ पे, और एज पे 20 कर दिया। इसको अब यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सभी की एक एक वैल्यू को एक एक वेरिएबल पे लेना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट नेम इक्वल टू पर्सन डॉट नेम कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एज कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिटी पे कर सकते हैं, राइट। सो अब उसमें भी इसमें भी वही प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज हैं तो 10 के लिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, राइट। बट इसका एक शॉर्ट हैंड तरीका है इसका भी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, ठीक है। सो उससे हम लोग कैसे यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, नेम के आगे एज फिर सिटी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे पर्सन को हटा देंगे, तब क्या होगा यहाँ पे कि इसकी वैल्यूज हमें इन सभी वेरिएबल्स पे असाइन होके मिल जाएंगी, ठीक है। नेम एज सिटी और एज नेम सिटी जो भी है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। हमें एक एक करके एक एक वेरिएबल को नहीं डिफाइन करना पड़ेगा, एक एक वेरिएबल को अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज थे उन्हीं प्रॉपर्टीज के नाम का हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है, ठीक है। अभी हो गया हमारा कॉन्स्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेट नाम का भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें नेम की वैल्यू अब चेंज करनी है, अंकित करनी है, तो हम लोग इसको यहाँ पे कर सकते हैं,
ठीक है। अगर हमें लेटर ऑन चेंज करनी है तो, अगर नहीं चेंज करनी तो हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट का ही यूज़ करते हैं। मेनली हम लोग कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर प्रॉपर्टी रिसीव की है तो हम नहीं चाहते हैं कि उसी वेरिएबल पे हम लोग एक नई वैल्यू असाइन कर दें बाय मिस्टेक। अब इसी में क्या हमारे पास एरे डिस्ट्रक्चरिंग भी है, ठीक है। तो उसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल में नंबर्स नहीं नेम्स लेते हैं, ठीक है। नेम्स इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या है, अमित है, अंकित है और अभिषेक है, ठीक है। ये है हमारे पास। अब क्या करना है, इनकी वैल्यू को हमें एक एक वेरिएबल पे लेना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट अमित इक्वल टू नेम्स, ठीक है। सो इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हर किसी के लिए करना पड़ेगा। अंकित के लिए भी करना है और अभिषेक के लिए भी करना है, ठीक है। 1 और 2, ठीक है। ये भी काफ़ी टीडियस हमारा काम है, राइट। जैसे हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट के लिए था, सो इस चीज़ को भी हम लोग और छोटा कर सकते हैं। कैसे, एरे डिस्ट्रक्चरिंग की मदद से, ठीक है। उसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे ये नेम्स हमारा क्या है, वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा एरे है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एरे लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अमित और अंकित, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास क्या है, इधर 3 वेरिएबल्स हैं और इधर 3 वैल्यूज हैं, ठीक है, जो भी एरे के अंदर हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास क्या है, ये एक एरे के अंदर है तो हमारे वेरिएबल्स भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक एरे के अंदर हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अब इसको अगर कंसोल लॉग करते हैं तब क्या है, हमारे पास तीनों की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, क्या, अमित, अंकित, अभिषेक, तीनों की अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा एरे डिस्ट्रक्चरिंग। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे रिएक्ट जीएस के अंदर, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है ऑब्जेक्ट एंड एरे के केस में, ठीक है। सो अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की नई कॉपी क्रिएट करनी है तब हम लोग अगर इसको इस तरीके से क्रिएट करते हैं, person1 इक्वल टू पर्सन, ठीक है। तब क्या होगा, अगर हम लोग person1 डॉट नेम करेंगे इक्वल टू अभिषेक, ठीक है, तब क्या होगा, ये अभिषेक दोनों ही जगह पे चेंज हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग person1 एंड कंसोल डॉट लॉग पर्सन, ठीक है। तब क्या होगा, जो नेम है ये दोनों जगह ही चेंज हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। उसको हम लोग कैसे यहाँ पे यूज करेंगे, हम लोग इसको डायरेक्टली ना असाइन करके इसको हम लोग एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालेंगे और ये जो हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट है इसके आगे हम लोग ट्रिपल डॉट लगा देंगे, ठीक है। अगर तब सेव करेंगे तब क्या होगा कि जो हमारा person1 है उसी में अभिषेक चेंज हुआ है, जो पर्सन है उसमें अभिषेक चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सो उसी तरीके से अगर हमें एक नया इसके अंदर की डालनी है, स्टेट अगर हमें डालना है तो हम लोग इसके अंदर स्टेट भी डाल सकते हैं, ठीक है। यूपी अगर हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है तब क्या होगा, यहाँ पे यूपी भी ऐड हो जाएगा हमारे person1 के अंदर, ठीक है। सेम उसी तरीके से हमारे पास एरे के लिए भी है कि अगर हमें इसकी नई कॉपी बनानी है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कॉन्स्ट name1 इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ट्रिपल डॉट एंड नेम्स, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, name1 0 हुआ, ठीक है। अगर तब इसको सेव करके यहाँ पे हम लोग क्या करें, कंसोल डॉट लॉग करें नेम्स कॉमा नेम 1, ठीक है। तब इसको अगर हम लोग यहाँ पे सेव करें तब क्या होगा कि जो हमारा नेम्स है उसमें हुमा है और जो हमारा name1 है उसमें क्या है, अमित है। दोनों में अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसको यहाँ पे डायरेक्टली नेम कर देते हैं तब क्या होगा, ये दोनों ही जगह पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, नेम नहीं है, नेम्स, ठीक है। नेम्स करते हैं तब क्या होगा, यहाँ दोनों भी आ रहे हैं और दोनों ही जगहों पे पहले इंडेक्स पे हुमा चेंज हो गया है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। इसका भी आप लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे हमारे रिएक्ट जेएस के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर, ठीक है। उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, अभी आप लोगों ने देखा था कि अगर हमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर से कई सारे वैल्यूज को एक वेरिएबल पे असाइन करना है अलग अलग वेरिएबल्स पे, तो हम लोग एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसको ले सकते हैं, राइट। वो कैसे था यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्टेट कर देते हैं यूपी, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट हमारा एरे में भी अप्लाई होगा, तो आप लोग वहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या नेम एज और स्टेट कर दिया है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर था उसको इक्वल टू के राइट साइड में यूज कर रहे थे, अब उसे हम लोग लेफ्ट साइड में यूज करेंगे इक्वल टू के, ठीक है। कॉन्स्ट पर्सन, ठीक है, कॉन्स्ट नेम एज, ठीक है, इक्वल टू पर्सन, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग इस कंसोल डॉट लॉग करें, नेम और एज पे हमारी वैल्यूज आ जाएंगी आसानी से, ठीक है, अमित और 20, ठीक है। बट अब हमें क्या चाहिए, जो सिटी और स्टेट है ये दोनों एक ही वेरिएबल पे चाहिए।
सो ये हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे रेस्ट ऑपरेटर का यूज, ट्रिपल डॉट, और यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें एड्रेस, तब क्या होगा कि नेम और एज, तो नेम और एज पे आ जाएगा, बट उसके बाद जितनी भी सारी चीज़ें रहेंगी वो एड्रेस के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अब एड्रेस को कंसोल लॉग करें, तब क्या होगा, हमारा जो एड्रेस वो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा क्या है, सिटी और स्टेट है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे कंट्री डाल दें, इंडिया, ठीक है, तब क्या होगा, एड्रेस पे इंडिया भी आ जाएगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमें सिटी अलग चाहिए, तब इसके आगे अगर हम लोग यहाँ पे सिटी लिख देंगे, तब क्या होगा कि सिटी पे अब सिटी आ जाएगी, और जो एड्रेस है, एड्रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट और कंट्री ही रह जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आप लोग यूज करेंगे रेस्ट ऑपरेटर, वो सबसे आखिरी वेरिएबल ही रहेगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे सोचेंगे हम लोग यहाँ पे कंट्री ले लें, तब आप लोगों को यहाँ पे एरर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा रेस्ट ऑपरेटर रहेगा वो सबसे लास्ट वाला वेरिएबल ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। सो इसी तरीके से हम लोग एरे के अंदर भी यूज करेंगे। सो आप लोग यूज करके देख लीजिएगा, अगर कोई एरे के लिए भी आप लोग यूज करके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को दिक्कत आती है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, सो अब हम लोग बात करते हैं कॉलबैक फंक्शंस की। सो कॉलबैक फंक्शंस क्या होते हैं, जब हम लोग एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन एज ए पैरामीटर पास करते हैं और दूसरी जगह पर रिसीव करके, मीन्स दूसरे फंक्शन में रिसीव करके उसको यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, फंक्शन ऐड नाम का। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन एक डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए बी ले सकते हैं, राइट। और यहाँ पे एक नया फंक्शन हम लोग रिसीव करते हैं, मीन्स एक नया आर्गूमेंट रिसीव करते हैं सी बी नाम का। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करें एड, ठीक है, ऐड 10,20, ठीक है, थर्ड पैरामीटर हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक फंक्शन होगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एनोनिमस फंक्शन पास कर सकते हैं, फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर इसके अंदर हम लोग कंसोल लॉग लिख देते हैं, console.log आई एम कॉल बैक। ठीक है, तो पहला पैरामीटर हमारा ए क्या है 10, दूसरा पैरामीटर हमारा क्या है 20, और तीसरा क्या है हमारा एक फंक्शन है पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, console.log, ठीक, console.log a प्लस बी, ये है, और जो हमारा तीसरा है वो क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, आप लोगों का अगर ध्यान हो तो हम लोगों ने क्या डिफाइन किया हुआ था, एक एनोनिमस फंक्शन डिफाइन किया हुआ था और उसे एक वेरिएबल पे असाइन किया था। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी है, ये एक एनोनिमस फंक्शन है, इसको हम लोगों ने इस वाले वेरिएबल पे असाइन कर दिया, मीन्स यहाँ से पास किया और यहाँ पे इसको हम लोगों ने असाइन कर दिया इसके ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग अगर सी बी को आगे पैरेंथेसिस लगा देंगे, तब क्या होगा, ए प्लस बी का आउटपुट क्या आएगा 30, और जो सी बी का आउटपुट क्या है, आई एम कॉल बैक। तो इस तरीके से हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन को यूज कर सकते हैं, मीन्स अगर हम लोग एक फंक्शन से इसको पास कर सकते हैं और दूसरे फंक्शन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। अब अगर हम लोग चाहें तो इसको इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ना डिफाइन करके हम लोग इसको सेपरेट भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट रैंडम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, उसके ऊपर ये फंक्शन डाल देते हैं और इस वेरिएबल को हम लोग इसके अंदर डायरेक्टली पास कर देंगे। अगर तब सेव करते हैं तब पर भी हमारा आउटपुट सेम होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहें तो इसको डायरेक्टली इसके अंदर पास कर सकते हैं, या फिर एक वेरिएबल पे इसको असाइन करके तब पर भी हम लोग इसको यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉलबैक फंक्शन। अब ये कॉलबैक फंक्शन यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारा असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आती है, मतलब कि एक पर्टिकुलर टास्क के बाद ही दूसरा टास्क कंप्लीट होना चाहिए, तब वहाँ पे हमारा कॉलबैक फंक्शंस का यूज होता है। ठीक है, इसका हम लोग आगे काम देखते हैं। अगर आप लोग इसका एग्जांपल देखेंगे तो जो हम लोगों ने मैप का यूज़ किया था, array.map का यूज, वहाँ पे हम लोगों ने एक कॉलबैक फंक्शन का यूज किया हुआ था। अगर आप लोग यहाँ पे उसको रेफरेंस दे पाएँ, ठीक है, क्योंकि मैप के अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन डाल दिया था, तो वो फंक्शन क्या था, हमारा कॉलबैक फंक्शन ही था। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कॉलबैक फंक्शन। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम लोग हटाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, प्रोमिसेस। ठीक है, अब क्या है, जो हमारा रिएक्ट जैसे उसमें बहुत ज़्यादा असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है। ठीक है, असिंक्रोनस मतलब कि सीक्वेंस में कोई भी चीज़ें उसमें काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, console.log a, ठीक है, a, फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, सेट टाइम आउट, क्योंकि सेट टाइम आउट हमारा क्या है, एक असिंक्रोनस टास्क है, एक कॉलबैक फंक्शन लोग इसके अंदर पास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक कॉलबैक फंक्शन है, console.log b c, सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या पास करते हैं, कितने मिली सेकंड बाद ये एग्जीक्यूट होगा, 0 डाल देते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, console.log, और फिर हम लोग यहाँ पे पास करते हैं क्या, c।
ठीक है। अगर इसको तब हम लोग यहाँ पे सेव करें, सॉरी सी, ठीक है, तब क्या हम लोग देखेंगे कि ए के बाद सी आएगा और फिर बी आ जाएगा, ठीक है, ना कि ए बी सी आया, क्योंकि हम लोगों ने इसको सीक्वेंस में लिखा हुआ है ए बी सी, बट क्या है हमारा जो सेट टाइम आउट है वो एक असिंक्रोनस टास्क है, इसीलिए क्या हुआ है कि सबसे पहले सी एग्जीक्यूट हुआ है और सबसे लास्ट में हमारा क्या एग्जीक्यूट हुआ है, बी एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब कि ए सी और बी इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। सो ये होता है हमारा असिंक्रोनस टास्क। सो प्रोमिसेस की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा असिंक्रोनस टास्क है उसके एग्जीक्यूट होने के बाद अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है तब हम लोग उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमें कुछ चीज़ें सीक्वेंस में करवानी है तब हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि बी के बाद ही सी एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है, बी के बाद ही सी एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इस सेट टाइम आउट को हम लोग क्या करते हैं, प्रोमिसेस के अंदर डालते हैं। वो कैसे करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक वेरिएबल कॉन्स्ट, ठीक है, प्रोम इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, सॉरी न्यू प्रॉमिस। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं, फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती है, सबसे पहले रिजॉल्व और दूसरा क्या होती है हमारी रिजेक्ट, ठीक है। मतलब कि ये प्रॉमिस अगर हमारा सक्सेस होता है, मतलब कि इसके अंदर हम लोग जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे अगर वो सही तरीके से एग्जीक्यूट होता है तब हम लोग रिजॉल्व के अंदर चीज़ें डालते हैं। अब अगर हमारा क्या है जो भी हम लोग एग्जीक्यूशन कर रहे हैं इसके अंदर, मीन्स जो भी काम हम लोग कर रहे हैं अगर वो फेल हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पे उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, लेट सपोज हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है कॉन्स्ट एज इक्वल टू 10 नाम का, ठीक है, एज इक्वल टू 10, एज इज ग्रेटर देन 10 है, तब क्या होगा कि हमारा रिजॉल्व होना चाहिए, रिजॉल्व 10, सॉरी रिजॉल्व ट्रू, ठीक है। अब अगर ये 10 से क्या है छोटा है तब क्या आएगा, यहाँ पे छोटा है बराबर है तब क्या होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिजेक्ट हो गया मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या दे देते हैं, नॉट क्वालिफाइड, ठीक है, और यहाँ पे क्या डाल देते हैं, क्वालिफाइड, ठीक है, क्वालिफाइड, ठीक है। अब अगर इसे हमें यूज़ करना है इस प्रॉमिस को, इसका यूज अभी हम लोग जस्ट देखेंगे, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कैसे इसको प्रॉमिस को हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग प्रॉमिस को डिफाइन कर सकते हैं। इसका यूज कैसे करेंगे, प्रॉम डॉट देन, ठीक है। अब इस दिन के अंदर हम लोग एक कॉलबैक फंक्शन पास करेंगे और इसके अंदर हम लोग एक कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे रिजॉल्व के अंदर डाला हुआ है अगर इसे हमें यूज़ करना है इस फंक्शन के अंदर तब हम लोग इसको अंदर एक वेरिएबल पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर और यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं आसानी से। अगर हम लोग इसको console.log करें, console.log डाटा, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ से पास करेंगे वो हमें डाटा पे मिल जाएंगी, ठीक है। अब रिजेक्ट के अंदर की चीज़ों को अगर हमें यूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट कैच फंक्शन, यहाँ पर भी सेम कॉलबैक फंक्शन, एरर, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग console.log करें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एरर मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप सेव करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट क्वालिफाइड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा 10 है वो क्या है 10, सॉरी जो हमारा एज है वो 10 से बड़ा नहीं है, बराबर है या फिर छोटा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट क्वालिफाइड आ रहा है। अब अगर इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे 12 कर देते हैं तब क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्वालिफाइड आ जाएगा, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं तब क्या यहाँ पे आ रहा है, क्वालिफाइड आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग प्रोमिसेस का यूज करते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा बी है वो सी के पहले आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्रॉमिस का यूज यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, ये सेट टाइम आउट को यहाँ से हटा करके यहाँ रखते हैं इसके अंदर, प्रॉमिस के अंदर, और जो हमारा रिजॉल्व है, ठीक है, रिजॉल्व क्या करते हैं, रिजॉल्व, ठीक है, रिजॉल्व हमने यहाँ पे कर दिया। और ये जो है अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, console.log और इसके अंदर क्या था, बी था, ठीक है, हमने इसके अंदर सिंपली रिजॉल्व डाल दिया है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इस सी को यहाँ से हटा करके इस वाले दिन के अंदर डाल देंगे और यहाँ पे हम लोग कैच को हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्ट का हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर रिजेक्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे कैच को हटा भी सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी, ठीक है। अगर तब हम लोग यहाँ पे सेव करें तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, उसके बाद बी आ रहा है, उसके बाद सी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रोमिसेस का यूज करके अपने किसी टास्क को स्ट्रीम लाइन कर सकते हैं अगर वो चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड मीन्स एक दूसरे के सीक्वेंस में नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो जो हमारी चीज़ें असिंक्रोनस है उसको हम लोगों ने क्या डाल दिया, प्रॉमिस के अंदर डाल दिया, और जो चीज़ें उसके बाद एग्जीक्यूट होनी चाहिए उससे हम लोगों ने उसके दिन में डाल दिया, मतलब कि प्रॉमिस एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी आउटपुट चाहिए वो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग प्रॉमिस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रॉमिस। अब इसके बाद क्या आता है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट, असिंक एंड अवेट। क्या है, असिंक
एंड अवेट। ठीक है, असिंक एंड अवेट क्या है? प्रोमिसेस का ही इनहेंस्ड वर्जन क्या है हमारे पास? असिंक एंड अवेट है। ठीक है, अब उसको देखते हैं, उसको हम लोग लिखते कैसे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फंक्शन, सॉरी ये क्या हो गया हमारा प्रॉमिस डिक्लेयर हो गया। ठीक है, इसमें भी हम लोग प्रॉमिस डिक्लेयर ही करते हैं, बट जिस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं वो अलग होता है। ठीक है, इसको रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या आ रहा है, ए बी सी आ रहा है अलग अलग। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे असिंक एंड अवेट का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो इस प्रॉमिस का यूज करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को एक नया फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा उसके लिए। तो उस फंक्शन के आगे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, असिंक, फिर लिखते हैं फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शन जैसे नॉर्मली फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन exec। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये प्रॉमिस, इस प्रॉमिस को हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है। ठीक है, सो इस दिन वाले पार्ट को हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अवेट क्या है, प्रॉम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रॉमिस का नाम है। अब उसके बाद हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, console.log c। ठीक है, सी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे कमेंट करते हैं सेव। ठीक है, सेव करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ए और बी मिल गया, अभी सी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को हमें अब यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। जैसे ही कॉल करेंगे तब सेव करेंगे, तब क्या होगा, ए बी और सी आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग इस वाले कोड को और भी रिड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ इतने छोटे से लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट, ये हो गया हमारा क्या है, ये असिंक एंड अवेट है। इस तरीके से हम लोग इस पूरे कोड को और भी छोटा कर सकते हैं। मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे हम लोग प्रॉमिस को यूज करेंगे उसको छोटा करने का तरीका है। लिखेंगे तो हम लोग प्रॉमिस ऐसे ही। ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे बात आती है एरर्स की कि हम लोग यहाँ पे एरर्स को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारे पास, डॉट अगर हम लोग कैच लगाते थे फंक्शन ERR console.log ERR। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं IAM error। ठीक है, सेव करते हैं, इसको अभी के लिए हटा देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, तब क्या यहाँ पे आ रहा है, IAM error आ रहा है इस वाले एरर के अंदर। ठीक है, राइट। अब इस वाले के अंदर हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग करते हैं कमेंट, अब इसको करते हैं यहाँ पे हम लोग यूज। ठीक है, सेव करते हैं, तब यहाँ पे क्या आ रहा है, इन प्रॉमिस IAM error आ रहा है। मीन्स हम लोग इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया है अभी तक। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राई एंड कैच का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं एरर हैंडलिंग की। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ट्राई कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर कैच, और कैच के अंदर हम लोग क्या ये पास करेंगे, एक पैरामीटर। ठीक है, सो इस वाले कोड को, जो हमारा एक्चुअल कोड है हमें जिसे रन करना है, उसे हम लोगों को ऐड करना है ट्राई के अंदर। अब अगर ट्राई के अंदर रन करते करते उसे कोई एरर मिलेगी, तब वो कहाँ पे आ जाएगा, कैच के अंदर, console.log e। इस केस में क्या है हमारा एरर, कैच है, मीन्स जो कि रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ से सेव करेंगे तब क्या होगा, हम लोगों ने कंसोल के अंदर इसको प्रिंट कर दिया है। ठीक है, हमारा कोड का एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा इन दैट केस। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कैच के अंदर अपने एरर को कैच कर लिया है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई वेरिएबल का यूज कर लेते हैं, सिंपली डी लिख के लगाते सेमीकोलन, तब यहाँ पे क्या आ रहा है, डी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो इस टाइप के एरर्स को भी हम लोग कैच के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग एरर हैंडलिंग को भी यूज करते हैं, क्योंकि React.js के अंदर हम लोग मोस्टली असिंक एंड अवेट का ही यूज करते हैं, प्रोमिसेस का बहुत ही रेयरली यूज करते हैं। सो वहाँ पे ये ट्राई एंड कैच बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है एरर्स को पकड़ने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लोजर्स की, क्योंकि क्लोजर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर और React.js के अंदर, तो उसको अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन के अंदर एक नया फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और उसको वहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं। जैसे कॉलबैक में क्या था कि हम लोग एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर या एज ए आर्गुमेंट पास करते थे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने फंक्शन को बाहर डिक्लेयर करके पास किया था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को डिक्लेयर करके उसको वहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो क्लोजर्स यहाँ पे कैसे क्या अप्लाई होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं ऐड। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स्ट सम इक्वल टू a प्लस बी हमारा a और b हमारा क्या है, इसके अंदर जो हम लोग पैरामीटर्स रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अब इसको यूज करें तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं a, b। ठीक है,
अभी तक अगर हम लोग इसको यूज करें तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सॉरी ये भी नहीं, 10,20 कर देते हैं, ठीक है, 1,20, ठीक। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ रिटर्न करते हैं, रिटर्न फंक्शन, ठीक, एक फंक्शन को रिटर्न करते हैं। फंक्शन को रिटर्न हमने किया है, यहाँ पे लिखा है console.log आई एम इनर फंक्शन, ठीक है। हमने यहाँ से क्या किया, फंक्शन रिटर्न किया। अब कोई भी चीज़ के अगर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो उसे हमें एक वेरिएबल पे स्टोर करना पड़ेगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स, या फिर इसको कर देते हैं आउटपुट, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटपुट। अब अगर इसको हम लोग कंसोल लॉग करें, console.log, तब ये क्या होगा, एज अ फंक्शन हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई वेरिएबल, कोई वैल्यू नहीं है, ये एक पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ से रिटर्न हुआ है। तो अगर फंक्शन को हमें यूज़ करना है तो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इसके आगे लगाते हैं क्या, पैरेंथेसिस, ठीक है। क्या लगाते हैं, आउटपुट के आगे अगर हम लोग पैरेंथेसिस लगा देते हैं तब इसके अंदर जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। इसको कर देते हैं हम लोग अभी के लिए कमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई थी वो हमें यहाँ पे मिल जा रही हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लोजर। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट है स्कोपिंग का, इसमें स्कोपिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि हम लोगों ने यहाँ से इस फंक्शन को रिटर्न तो कर दिया है, ठीक है। अब अगर हमें इस फंक्शन को इसके अंदर प्रिंट करवाना है, लेट्स सपोज कॉमा लगा के सम कर दिया, सेव किया, तब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिए कि यहाँ पे हमें 21 तब भी मिल रहा है। हमने इस सम को इसके अंदर एज अ पैरामीटर, एज अ वेरिएबल कुछ पास नहीं किया है, ठीक है, तब पर भी हम लोग इसको यूज़ कर पा रहे हैं इसके अंदर। और उसके बाद क्या है, यूज़ कर पा रहे हैं, इसके आउटपुट को हमने एक नए वेरिएबल पे ले लिया है, उसको सेपरेटली कॉल कर रहे हैं, तब पर भी हम लोग इसको यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। यही क्या है हमारा लेक्सिकल स्कोप, मतलब कि जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, इस फंक्शन के बाहर जितना भी स्कोप है उसे हम लोग लेक्सिकल स्कोप कहते हैं, या फिर जो हमारा पेरेंट फंक्शन का स्कोप है उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे उसे हम लोग रिटर्न किए गए फंक्शन के अंदर भी आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग डिफाइन करते हैं एक लेट हेलो हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू। अब अगर इसे हमें इसके अंदर यूज करना है तो हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। मीन्स इसके पेरेंट फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उसे हम लोग उसके रिटर्न किए गए फंक्शन के अंदर आसानी से यूज कर सकते हैं। वही क्या है, लेक्सिकल स्कोप है, ठीक है। और इसी को हम लोग, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजर्स कहते हैं। कि अगर हम लोग एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं और जो फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं वो अपने पेरेंट फंक्शन के स्कोप का एक्सेस कर पा रहा है, तो उसे हम लोग क्लोजर्स कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है मॉड्यूल्स की, ठीक है। मॉड्यूल्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि मॉड्यूल्स क्या है। कि जैसे हम लोगों ने क्या बात की, फंक्शंस की, फंक्शंस क्या होते हैं, रिएक्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट्स ही होते हैं, राइट। सो अगर हमारे लोगों के पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही कंपोनेंट्स तो होंगे नहीं, हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे जिसे हम लोगों ने मल्टीपल फाइल्स में डिफाइन कर रखा है, मल्टीपल फाइल्स में डिफाइन कर रखा है। तब अब अगर हम लोगों ने मल्टीपल फाइल्स के अंदर डिफाइन कर रखा है तो उसे हमें एक्सपोर्ट करके कहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि उसे हमें वहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा और उसे कहीं पे यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग फंक्शन से कुछ रिटर्न करते हैं फिर कहीं पे यूज करते हैं, राइट। बट अगर हम लोग को एक फाइल में से कुछ चीज़ें रिटर्न करनी है और कहीं पे यूज करनी है, तब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, ठीक है। किसका, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। अगर लेट सपोज हमें इंडेक्स में से कुछ चीज़ें रिटर्न करनी है, मीन्स एक्सपोर्ट करनी है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्सपोर्ट, उसके आगे फंक्शन का नेम, फंक्शन ABC, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग फंक्शन को या फिर किसी कंपोनेंट को एक फाइल से रिटर्न करेंगे और हमें जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं क्या, मॉड्यूल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, index.js, यहाँ से हमने इसको रिटर्न कर दिया है, ठीक है। अब क्या है, लेट्स सपोज हमारा ये app.js है जहाँ पे हमें इसे यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसे यूज करेंगे, इम्पोर्ट कर्ली ब्रेसेस ABC इक्वल टू और फाइल का नेम, फाइल का नेम हमारा क्या है, इंडेक्स, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग एक फाइल में से एक कंपोनेंट या एक फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरी फाइल में हम लोग इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट। अब नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या है, कि अगर हमें एक फाइल में से मल्टीपल चीज़ें रिटर्न करनी है, ठीक है, तब हम लोग वहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट का यूज करते हैं, क्योंकि एक फाइल में से एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है और मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर हमें मल्टीपल चीज़ें रिटर्न करनी है तो अब हम लोग क्या यूज करते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट का।
अगर लेट सपोज हमें इस वाले फाइल में से मल्टीपल चीज़ें रिटर्न करनी है तो हम लोग एक और लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन DEF, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या लग सकते हैं, DEF, ठीक है, DEF। और हम लोग क्या ऐसे यूज कर सकते हैं, ABC और DEF, इसको इस तरीके से app.js के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट। अब डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। और इसे हम लोग यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देते हैं अभी के लिए। उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे इक्वल टू नहीं, यहाँ पे फ्रॉम रहता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कैसे रहता है कि हम लोग किसी भी नाम से इसको अब यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग चाहे तो इसको DEF का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसको ABC से रिटर्न किया है और DEF से यहाँ पे इसको रिसीव किया है, ठीक है। कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम लोग उसको किसी भी नाम से अपनी फाइल से रिटर्न कर सकते हैं और किसी भी नाम से हम लोग यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। बट नेम्ड एक्सपोर्ट में क्या है कि जिस नाम से हम लोग उसको वहाँ पे रिटर्न करेंगे, मीन्स एक्सपोर्ट करेंगे, उसी नाम से हमें अपनी दूसरी फाइल के अंदर उसको रिसीव करना होगा, ठीक है। बट उसका फ़ायदा क्या है कि हम लोग मल्टीपल चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं और जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है उसके थ्रू हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मॉड्यूल्स। सो आई होप कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये जो मेन टॉपिक्स थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आप लोगों को इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका यूज करके आप लोग इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं। अदर देन दैट, इतना जितना मैंने कवर किया है, इतनी सारी चीज़ें काफ़ी हैं आप लोगों को React.js के ऊपर गो ऑन करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने कवर की हैं, अगर आप लोगों को नहीं पढ़ी है तब शायद आप लोगों को काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल गई होगी। अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पहले से पढ़ी होगी तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प की होंगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्या होगा, हमारा React.js का एक फुल फ्लेजेड कोर्स होगा जिसमें आप लोगों को React.js को स्टार्ट से लेके एंड तक सीखने को मिलेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।